हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिबा मेडिकल एजुकेशन या टीचिंग मेडिकल लैब। ये दोनों ही हमारे बहुत अच्छे से नाम हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इन दोनों का ही यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। तो आगे का पता नहीं, आप सजेस्ट कीजिए कि हमारे चैनल का नाम क्या होना चाहिए और आप क्या देखना पसंद करते हैं और क्या अच्छा लगता है। बेसिकली मुझे तो दोनों ही पसंद है, लेकिन मुझे बोलने में ना साहिबा मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसका नाम ज़्यादा लेती हूँ। ठीक है। तो चलिए, हाँ, मुझे अभिजीत की बात याद है कि उसने कहा था मैं बहुत ज़्यादा कॉमन होता है मेरी क्लास में। ठीक है। तो इसके पहले वाली जो क्लास है मैंने उसमें ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो चलिए, ये हो गई हमारी बात। अब आज का जो टॉपिक है हमारा, आज की जो क्लास है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चिकन पॉक्स का नाम सभी ने सुना ही होगा, वेरिसोला जोस्टर वायरस, इसको सभी ने सुना होगा। क्या इसकी मार्फोलॉजी होती है, कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं हम, क्या डिसीज़ कोज कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से मल्टीप्लाई करता है। तो वेरिसोला जोस्टर वायरस के बारे में हम बात करते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास पर चलते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हमने HSV के बारे में। ठीक है, हर्पीस विलियडे फैमिली के बारे में पढ़ा था, यानी कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है और इसकी फैमिली होती है हर्पीस विलिडे फैमिली। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा था कि ये एक फैमिली है और इसमें किस तरह के वायरस आते हैं। इनमें हम 8 तरह के वायरस बताया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हमने 8 वायरस इसके अंदर बताए थे। इसमें जो हमने वायरस बताए थे उसमें से हम 2 वायरस कंप्लीट कर चुके हैं, HSV फर्स्ट एंड HSV सेकंड। ये जो 2 वायरस है ये दोनों क्या कर चुके हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं। ह्यूमन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट एंड ह्यूमन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2, या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस, ये जो है इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं वेरिसोला जोस्टर वायरस के बारे में। अब देखो, हमने फैमिली के साथ साथ आपको सब फैमिली भी बताई थी। सब फैमिली जो थी वो क्या थी, इसकी सब फैमिली, इसकी जो सब फैमिली होती है इसकी जो फैमिली होती है हर्पीस विलिडे फैमिली, और इसकी जो सब फैमिली होती है वो कौन सी होती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इसकी 3 सब फैमिलीज़ होती है। ये इसकी सब फैमिली लिखिए, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, इस 3 के बारे में हमने बताया था। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं वेरिसोला जोस्टर वायरस के बारे में, तो जो कि आता है हमारे हर्पीस विलिडे फैमिली के अंदर या और अल्फ़ा सब फैमिली के अंतर्गत ये आता है। तो आपको थोड़ा सा पता चल गया कि ये कौन सी फैमिली के अंदर आता है और कौन सी सब फैमिली के अंदर आता है। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि ये जो वेरिसोला जोस्टर वायरस है, इसकी जो फैमिली कौन सी होती है, इसकी जो फैमिली है वो होती है हर्पीस विलिडे फैमिली, यानी कि जो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है इसकी फैमिली होती है हर्पीस विलिडे फैमिली। ठीक है, और इसकी जो सब फैमिली होती है ये अल्फ़ा कैटेगरी से बिलोंग करता है, हर्पीस विलिडे फैमिली होती है। ये जो होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है HSV थर्ड, यानी कि ह्यूमन हर्पीस थर्ड या HSV थर्ड, ह्यूमन हर्पीस वायरस थर्ड। ये तीसरे नंबर का वायरस है। फर्स्ट और सेकंड हम पहले की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसका कॉमन नेम है वेरिसोला जोस्टर वायरस। समझ में आ रहा है इतना? पिछली क्लास से समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता रहेगा कि कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है। अब ये कौन सा वायरस है, तो ये जो वायरस है ये एक DNA वायरस है। इसकी जो मार्फोलॉजी होती है सेम एज जो हमने आपको सिम्प्लेक्स वायरस के लिए बताया है स्टार्टिंग में। फैमिली का पूरा मॉर्फोलॉजी हम आपको बता चुके हैं, हर्पीस विलिडे फैमिली का मॉर्फोलॉजी, तो वही मॉर्फोलॉजी इसका सेम रहेगा। बस थोड़ा एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हर वायरस का, DNA सीक्वेंस हर वायरस का थोड़ा सा चेंज रहेगा। बाकी सारी चीज़ें हमें सेम मिलेगी कि यह DNA वायरस होता है। इसकी जो होती है कैसी सिमेट्री होती है, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या होता है, एनवलप्ड वायरस होता है, इसमें भी एनवलप प्रेजेंट होता है। एनवलप प्रेजेंट होता है हमारा, और एनवलप जो होता है इसके ऊपर स्पाइक्स प्रेजेंट होता है। इसके अंदर DNA होता है, DNA के सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड कैप्सोमियर से मिलकर बना हुआ होता है, और फिर उसके बाद टेग्यूमेंट्स आते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं या फिर किसके बीच में प्रेजेंट होता है, किसको कनेक्ट करता है, तो ये न्यूक्लिक एसिड और एनवलप के बीच में प्रेजेंट होता है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर समझ में आ गया जो हम आपको बता चुके हैं।
प्रीवियस क्लास में ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। ताकि हमने इसलिए बता दिया कि आपको सारा रिवाइज हो सके। फाइनली हम आते हैं वेरिसोला जोस्टर वायरस पे। क्या ये वेरिसोला और जोस्टर ये दोनों अलग अलग वायरस है? बिल्कुल नहीं है। वेरिसोला जोस्टर वायरस जो होता है इसको क्या लिखा जाता है? इसको VZV भी कहा जाता है शॉर्ट में। इसको एक ही वायरस होता है, ये क्या करता है, 2 तरह से इन्फेक्शन कॉज करता है। ये जो वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है जब ये इन्फेक्शन कॉज करता है तो इसमें हमें 2 टाइप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो टाइप होती है इसके अंदर होता है? एक वेरिसेला होता है। वेरिसेला जो होता है वो किसके कारण देखने को मिलता है? तो ये होता है चिकन पॉक्स के कारण। चिकन पॉक्स जो वेरिसोला होता है, वेरिसेला के बाद में आता है जोस्टर। ये सब कैसे होता है? ये सभी जो होते हैं हर्पीस वायरस होते हैं, ठीक है। ये कोर्स कौन करता है? ये कोर्स कर रहा है वेरिसेला जोस्टर वायरस यानी कि चिकन पॉक्स। ये कैसे हैं? जोस्टर वायरस जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगलेस। इन दोनों का जो कोज करता है, इसको कोज करने वाला एक ही वायरस होता है जो होता है हमारा वेरिसोला जोस्टर वायरस VZV। जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो हमें 2 कंडीशन देखने को मिलती है। इस एक कंडीशन होती है, एक होता है प्राइमरी इन्फेक्शन। जब पहली बार वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो जहाँ पर भी इसको इन्फेक्शन कॉज करना होता है उस साइट पर जाकर इन्फेक्शन कॉज करता है। वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है, स्प्रेड होता है, ब्लड स्ट्रीम में भी जाता है, इसको हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन होता है जो पहली बार इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। उसको हम देखते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन। दूसरी बार जब इन्फेक्शन होता है, ये जो पहला वाला इन्फेक्शन होता है वेरिसोला का, चिकन पॉक्स वाला होता है वो प्राइमरी इन्फेक्शन। जब फर्स्ट टाइम क्या होता है, वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है। जोस्टर मतलब कि आता है शिंगलेस। जब वायरस मल्टीप्लिकेशन करता है, सिम्टम्स वगैरह शो होते हैं। जब ये वायरस जो है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया कि सिम्प्लेक्स वायरस, जो वायरस होता है वो छुप जाता है, वैसे ये वायरस भी जो होता है वो छुप जाता है, लेकिन ये फिर से रीएक्टिवेट होता है। तो पहली बार जब वायरस आएगा तो क्या देखने को मिलेगा? चिकन पॉक्स हमें देखने को मिलता है। दूसरी बार जब ये वायरस आता है तो वो अलग रूप में आते हैं। अलग रूप में आता है तो उसमें भी रैशेस वगैरह देखने को मिलते हैं। इस वायरस में हमारी बॉडी के ऊपर रैशेस देखने को मिलते हैं। दोनों को हम अलग अलग समझाएंगे कि इसमें कौन से रैशेस हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसमें स्किन के ऊपर हमारे छोटे छोटे से फुंसियाँ वगैरह हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, स्कार बन जाते हैं। तो वेरिसेला जो होता है वो क्या करता है, चिकन पॉक्स कॉज करता है। ये प्राइमरी इन्फेक्शन है जो पहली बार वायरस हमारी बॉडी के अंदर करता है। दूसरा होता है, इसका एक नया रूप है शिंगलेस। है एक ही वायरस। जब आप इसको डिटेक्ट करेंगे तो चाहे आप प्राइमरी इन्फेक्शन करेंगे या आप दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो उसको डिटेक्ट करेंगे। तो इसको हम डिटेक्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम लेटेंसी कहते हैं, यानी कि लेटेंट फेज। जब वायरस छिप जाता है तो ये वायरस कहाँ पर छिपता है, तो जो नर्व सेल्स होती है, नर्व सेल हमने आपको पहले बताया था। जो नर्व सेल्स है यह पहुँचता है कहाँ पर, रूट में। रूट से पहुँचता है कहाँ पर, ये गेंगलिया में। गेंगलिया में जाकर ये कॉमनली गेंगलिया होता है। वो कौन सा गेंगलिया होता है? वो ट्राइजेमाइनल गेंगलिया होता है जो हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ये क्या होता है, ये लेटेंट फेज जो होती है वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद क्या हो जाता है, रीएक्टिवेट हो जाता है, रीएक्टिवेशन हो जाता है इसका। जब पेशेंट फिर से बीमार हो गया, पेशेंट जो होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई, तो उसका एक इन्फेक्शन होगा तो उस कंडीशन में ये रीएक्टिवेट हो जाता है, रीएक्टिवेशन हो जाता है, फिर से अपनी साइट पर आ जाते हैं और फिर से इस तरह से लीजन जो है वो कॉज करता है, वेसाइकल जो हमें देखने को मिलते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप दोनों के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो वायरस जो होता है उसका इन्फेक्शन होता कैसे है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। सपोज दैट जैसे कोई पेशेंट है, उसको इन्फेक्शन है, उसको चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन है। चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को है और यदि कोई हेल्थी पेशेंट उसके कांटेक्ट में आता है, यदि डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर एयर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी रूट एयर ड्रॉपलेट, यानी कि कोई इन्फेक्टेड पेशेंट छींकता है, खांसता है, तो जो एयर ड्रॉपलेट निकलते हैं वो हवा में घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं और वायरस जो होता है उसके अंदर ट्रैवल करता है। जब कोई हेल्थी पर्सन उसको इनहेल कर लेता है तो वो आपकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला रूट। दूसरा रूट हमारा हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट विथ लीजन।
जैसे कि हमने आपको बताया कि घाव हो जाता है पेशेंट के शरीर पर, वेसाइकल्स हो जाते हैं, पस का फॉर्मेशन हमें होने लगता है। क्या होता है, तो उस जब कोई व्यक्ति डायरेक्टली उस फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी कांटेक्ट फॉर्मेशन होता है। तो जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है, एक तो रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू, जो आपके एयर ड्रॉपलेट के थ्रू खांसने से, छींकने से जो भी एयर ड्रॉपलेट निकलते हैं उससे वायरस बाहर निकलता है। हेल्दी व्यक्ति ने उसको इनहेल करा और उसको इन्फेक्शन हो गया। दूसरा होता है अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है किसी पेशेंट का तो हो सकता है, तो इसलिए इसको कह सकते हैं हाईली कंटेजियस, यानी कि ईजिली स्प्रेड करता है। कॉमनली चिल्ड्रंस में हमें देखने को मिलता है, वो भी 1 से 14 साल के जो चिल्ड्रंस होते हैं उसके अंदर इसका इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें कॉमनली देखने को मिलता है। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो चाइल्ड में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। हाईली कंटेजियस होता है, बहुत तेज़ी से ये स्प्रेड होता है। और दूसरी बात कि ये आसानी से स्प्रेड तो हो ही रहा है, फैल जाता है आसानी से हमारी बॉडी के अंदर। डायरेक्ट कांटेक्ट विथ लीजन, यानी कि छुआछूत की जो बीमारी जो होती है, छुएंगे तो हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इस तरह से इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, मीजल्स वगैरह, जैसे कि छूने से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, वो सारी होती हैं, वो उसे भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। तो दूसरे में क्या होता है, दूसरा इन्फेक्शन जो होता है हमने आपको बताया जोस्टर वाला, एक चिकन पॉक्स बताया, एक सिंगलेस या जिसे हम जोस्टर भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब उन्हीं रेशेस के या पस के कांटेक्ट में जब व्यक्ति आता है, जोस्टर जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है, तो उस वक्त भी अगर व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आया है तो भी उसको डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को पहली बार इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अंदर चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन ही होगा। यहाँ तक का क्लियर है? चलें, यह तो हो गया यहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन कैसे होता है। रीएक्टिवेशन अकर वेन इम्यूनिटी इज़ लो। इन्फेक्शन हो गया, वायरस अभी भी बॉडी के अंदर है, फिर से रीएक्टिवेशन होगा। रीएक्टिवेशन होगा तो वह अपना एक नया रूप लेकर आएगा, नए तरीके से सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे जो पेशेंट में इन्फेक्ट करेगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि मान लो पेशेंट इन्फेक्टेड हुआ है, जैसे कि जो पेशेंट है, पेशेंट के अंदर जो वायरस है वो जाएगा। जैसे कि पेशेंट है, पेशेंट के अंदर क्या करा, वायरस गया, कैसे गया, एयरबोर्न ड्रॉपलेट के थ्रू चला गया। ठीक है, एयरबोर्न ड्रॉपलेट के थ्रू चला गया। और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू वो चला गया। जब एयर ड्रॉपलेट के थ्रू हुआ तो मतलब क्या हुआ, इनहेल करा तो वो कहाँ गया, हमारे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में चला गया। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में ये क्या करेगा, इनहेलेशन के थ्रू वायरस हमारे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में चला गया। अब रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में जाने के बाद में वायरस कहाँ एंटर करेगा, तो वायरस जाएगा हमारे लिम्फ नोड में, यानी कि जो नियर लिम्फ नोड होते हैं वहाँ पर वायरस पहुँच होता है। लिम्फ नोड के बाद वायरस को जाना है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए वो किसकी मदद लेगा, वो मदद लेगा, हेल्प लेगा, हमारे मोनोन्यूक्लियर सेल्स की हेल्प लेगा। मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो होती है वो कौन सी होती है, हमारे WBC, ये ब्लड का टाइप होता है जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं। इसकी हेल्प से वो कहाँ चला जाएगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करेगा। अब ये ब्लड स्ट्रीम से पहुँचेगा कहाँ पर, लोकल साइट पर जहाँ पर उसको जाना है, जहाँ पर उसे लीजन कॉज करना है, जहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करेगा या मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो मोनोन्यूक्लियर WBC के थ्रू ये पहुंच जाता है कहाँ पर, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये पहुंच जाएगा कहाँ पर, हमारा स्किन वाला एरिया में चला जाएगा। स्किन वाले एरिया पे जाने के बाद वो क्या करेगा, छोटे छोटे से दाने जो है हमारे शरीर पर बन जाते हैं। यह तो हो गया हमारा एयरबोर्न ड्रॉपलेट के थ्रू गया है। तो फिर बात करेंगे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में कांटेक्ट किससे होगा, जो वेसाइकल फ्लूइड है, जो शरीर पर फ्लूइड भरा हुआ है, जो छाले हो गए हैं उसमें फ्लूइड भरा है, उससे कांटेक्ट हुआ किसी हेल्दी व्यक्ति का, यानी कि वेसाइकल फ्लूइड से। वेसाइकल फ्लूइड है वो कहाँ जाएगा, स्किन में जो म्यूकोसा है वहाँ जाएगा। वहाँ पर जाकर पहले क्या करेगा, लोकल मल्टीप्लिकेशन करेगा। लोकल मल्टीप्लिकेशन के बाद में फिर वो पहुँच जाएगा हमारे लिम्फ नोड में।
लिम्फ नोड में पहुंच जाएगा, लिम्फ नोड तक पहुंच जाएगा। लिम्फ नोड तक पहुंचेगा, पहुंचने के बाद वो पहुंचेगा कहाँ पर, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा किसके थ्रू, वही मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं उसके थ्रू, डब्ल्यूबीसी के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। फिर से ये जाएगा कहाँ पर, हमारे स्किन में, और स्किन पर जाकर फिर से ये क्या करेगा, वेसाइकल फॉर्म करेगा। ठीक है ना। तो अब कैसे वेसाइकल दिखते हैं ना, अब उसके बारे में हम समझते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे हुआ, ये आपने समझ लिया। 2-3 रूट हो सकते हैं इसके, ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, यानी मदर टू फीटस भी हो सकता है, बहुत रेयर, बहुत कम हमें देखने को मिलता है। यानी कि मदर टू फीटस भी ट्रांसमिट हो सकता है, बट बहुत ही रेयर हमें देखने को मिल सकता है वर्टिकल ट्रांसमिशन में। तो ये हमारा ट्रांसमिशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा, ये है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स यानी कि वेरिसेला। जब वायरस पहली बार एंट्री किया पेशेंट के अंदर या किसी हेल्दी पर्सन के अंदर, ये पहली बार वायरस ने एंट्री ली, पहली बार में वायरस जो है वो क्या कोस करेगा, तो पहली बार में वायरस कोस करेगा चिकन पॉक्स यानी कि वेरिसेला कोस करेगा। आपने स्मॉल पॉक्स का नाम सुना होगा, स्मॉल पॉक्स में भी ऐसे दाने दाने से हो जाते हैं, लेकिन अब वो नहीं होते हैं। तो अब उसके केसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, अब हमें चिकन पॉक्स के केसेस देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि कहते हैं ना, माता जी आई हैं, जैसे बच्चों में शुरू में जब इन्फेक्शन होता है तो इस तरीके से छोटे छोटे दाने पूरी बॉडी पर हमें देखने को मिलते हैं, तो बोलते हैं माता जी आ गए हैं। उसका खाना पीना सारी चीज़ें अलग रखी जाती है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो अभी भी फॉलो की जाती है। तो ये सारी जो हमें देखने को मिलता है वो होता है चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन, यानी कि वो वायरस का इन्फेक्शन होता है। फिर दूसरी बार ये इन्फेक्शन होता है तो वो एडल्ट स्टेज में हमें देखने को मिलता है, जबकि वेरिसोला जोस्टर का इन्फेक्शन होता है वो चाइल्ड में कॉमनली देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, 1 से 14 साल के बच्चों में जब पहली बार आता है। ठीक है, ये कब आती है, फर्स्ट टाइम आती है। फिर दूसरी बार में ये वायरस फिर से इसका रीएक्टिवेशन होता है। चिकन पॉक्स वेरिसेला की बात हम करें तो ये क्या होता है, ये प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। पहली बार हम वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है और उसके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और वो दाने हो जाते हैं ना, उनके कारण बुखार भी आ जाता है, हेडेक भी होता है, थकान से भी होने लगती है, कमज़ोरी भी होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। हमने आपको बताया कि ये क्या होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये कितना होता है, 10 to 21 डेज होता है, यानी 10 से 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी कि वायरस की एंट्री लेने के बाद वायरस जब मल्टीप्लिकेशन करता है, आता है, घूमता है, फिर उसके बाद इसके जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 21 दिन का होता है, कि वायरस की एंट्री लेने के बाद 10 से 21 दिन के बीच में हमें सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं पेशेंट की बॉडी में। रेशेस आर द मेन मैनिफेस्टेशन ऑफ चिकन पॉक्स। जो रेसेस होते हैं वो वेस्कुलर होते हैं, यानी कि इस कंडीशन में जो पहली बार इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे से ये दाने हमें देखने को मिलते हैं। ये दाने कैसे देखने को मिलते हैं इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। देखा ना, पूरा चेस्ट वाले एरिया में छोटे छोटे से दाने देखने को मिलते हैं, ये हाथ पे भी छोटे छोटे से दाने देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो, सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली स्टार्ट विद फेस एंड ट्रंक, स्प्रेड रैपिडली टू इन्वॉल्व फ्लेक्सोर सरफेस स्प्रिंग डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्स। यानी कि एक लाइन यहाँ पर देखने को मिली है, सेंट्रीपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वेरिसेला या चिकन पॉक्स होता है, यानी कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट के सेंट्रीपिटल यानी कि सेंट्रल वाला एरिया, फेस, ट्रंक, यहाँ पर ज़्यादातर हमें वेसाइकल देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर सेंट्रीपिटल एरिया में हमें देखने को मिलता है, कब, जहाँ पर चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, फेस में और ट्रंक में देखने को मिलता है। हल्का सा हमारे हाथ पर भी हमें यह देखने को मिलता है, लेकिन नीचे की साइड में ज़्यादा नहीं होता है। कहाँ पर होता है, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पर सेंट्रल एरिया में ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है ना। रेसेस अपेयर इन मल्टीपल कोर्स, मल्टीपल क्रॉप्स का मतलब होता है कि अलग अलग स्टेजेस के देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्टेजेस जैसे कि हमें देखने को मिलता है। रीजन इन वेरियस स्टेज इवोल्यूशन सच एज मैक्यूलोपैप्यूल्स। अलग अलग स्टेज का मतलब हम आपको बता रहे हैं कि मैक्यूलोपैप्यूल्स, यानी कि कभी तो हमें ये जो रेसेस हैं वो देखने को मिलेंगे रेड, यानी कि शुरुआत में जब हम देखेंगे तो रेड हमें देखने को मिलेंगे।
उभरा हुआ रेड पोर्शन हमें देखने को मिलेगा, उभरा हुआ। उसके बाद हमें होता है वेसाइकल, यानी कि इसके अंदर वेसाइकल यानी कि उसके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है, पानी के जैसा द्रव्य उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर आगे स्टेज देखने को मिलता है पस्ट्यूल। पस्ट्यूल मतलब वहाँ पर क्या होता है, पस बन जाता है। पहले लाल घाव बनते हैं, फिर उसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड हो गया। अलग अलग स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। फिर किसी किसी में केवल लाल आता है, किसी में पस आ जाता है, किसी में केवल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे तो स्केप कैन बी फाउंड इन वन एरिया एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पर आपको अलग अलग स्टेजेस हमें देखने को मिल सकती है। पेशेंट के अंदर एक ही समय में अलग अलग स्टेजेस में हमने आपको बताया कि जैसे कि रेड हमें देखने को मिल सकता है, उभरा हुआ ऐसा थोड़ी सी स्किन हमें देखने को मिल सकती है, वेसाइकल यानी कि उसमें पानी जैसा द्रव्य भरा हो, या फिर पुस्टुल उसमें जैसे कि पस्टुल भरा हो, स्कैब्स यानी कि जो स्किन है वो सूख सी गई है, ड्राई हो गई है वहाँ पर, तो वो सूखी सी स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, तो उसको हम स्कैब कहते हैं। तो ये हमें एक ही टाइम पर पेशेंट के अंदर अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलती है। कॉमनली ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो फेस और ट्रंक वाला एरिया यानी कि सेंट्रीपेटल जो एरिया होता है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें फीवर, मेलाइज, हेडेक देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स इज़ अ डिसीज़ ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि ये सबसे कॉमन डिसीज़ होती है, सबसे कॉमनली चिल्ड्रन को इफ़ेक्ट करता है। किसको, 1 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। बच्चे के अंदर मोस्टली हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि जो हम आगे बताने वाले हैं वो क्या करता है, एडल्ट को इन्फेक्शन कॉज करता है। When occur in adult is more severe with bolos and hemorrhagic rashes leaving behind the pitted scars on the skin after recovery, यानी कि अगर यही वाला चिकन पॉक्स जो है एडल्ट को होता है तो वो ज़्यादा सीवियर होता है, और उसकी स्किन पर इसके जो रिकवरी के बाद यानी कि ठीक हो गए उसके बाद भी स्किन के ऊपर गड्ढे बन जाते हैं, बहुत सारे स्कार छूट जाते हैं, बहुत सारे के फेस पर बहुत सारे ख़तरनाक वाली माता जी देखने को मिलते हैं। पेशेंट में बताते हैं, लोग बोलते हैं हमारे लोकल एरिया में आसपास जहाँ देखोगे वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो चिकन पॉक्स जो है हमारी बॉडी में एक बार हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाते हैं इसके अगेंस्ट। तो जब भी दोबारा चिकन पॉक्स होता है तो हमारी एंटीबॉडी उस चिकन पॉक्स को ख़त्म कर देती है जब दोबारा इन्फेक्शन होता है। लेकिन जब एक बार इन्फेक्शन हुआ चिकन पॉक्स, तो दूसरी बार लेटेंट फेज़ में जो चिकन पॉक्स होता है वो रिएक्टिवेट हो सकता है जो लेटेंट फेज़ में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चिकन पॉक्स ये दोबारा से होने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर इसमें जो हमारी बॉडी में पहले से इन्फेक्शन हुआ है तो उसके ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर पहले से है तो वो क्या करेगी, उस इन्फेक्शन को मार देगी। अब दूसरा आता है नेक्स्ट जोस्टर, जिसको हम शिंगलेस भी बोलते हैं। जोस्टर या सिंगलेस जिसको हम बोलते हैं जोस्टर यूजुअली ओकर ड्यू टू द रिएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट या VZV यानी कि वेरिसेला जोस्टर वायरस। एक ही वायरस दो फॉर्म में देखने को मिलता है। पहला रूप प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, दूसरा रूप हमें देखने को मिलता है जब वो लेटेंट फेज़ में होता है, यानी कि वो क्या होता है, छिप जाता है। ये लेटेंट फेज़ में देखने को मिलता है। नर्व सेल्स या रूट में जाएगा, यानी कि वो गैंग्लिया में, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स होती है वो गैंग्लिया में जाएगा, गैंग्लिया में जा कर के छुप जाएगा, कॉमनली ट्राइजेमिनल सेल्स में, तो वहाँ जा कर के छुप जाएगा। और बाद में जब पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, पेशेंट कमज़ोर हो जाता है, पेशेंट को कोई बीमारी हो जाती है, तो फिर से उसके अंदर वो वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है और फिर जो है उसी रूट से होते हुए इसकी उस वाले एरिया पर पहुंच जाता है। लेकिन ये वाली स्टेज ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा पेन, इरिटेशन, खुजली, ये सारी चीज़ें हमें इस कंडीशन में देखने को मिल सकती हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है, हमें ओल्ड एज में देखने को मिलता है, यानी कि मोर देन 60s की जो एज होती है एडल्ट में, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं। उसके अलावा हमें देखने को मिलता है जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, उनके अंदर हमें इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इन ओकेजनली इन हेल्दी
हेल्दी एडल्ट, यानी कि कभी कभी ये हेल्दी एडल्ट में भी देखने को मिल सकता है। इट यूजुअली स्टार्ट विथ सीवियर पेन एंड पेन इन द एरिया ऑफ स्किन म्यूकोजा सप्लाइड बाय वन और मोर ग्रुप ऑफ सेंसरी नर्व एंड गेंगलिया। जैसे कि ये वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर छिपा हुआ है, तो वायरस यहाँ छिपा हुआ तो इस एरिया से जाएगा वो वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर फिर से उसे फर्दर रेप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, वेसाइकल का फॉर्मेशन करना है स्किन वाले एरिया में। तो इस रूट से जब इस रूट से इस रूट तक जाएगा तो वो वाला रूट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जो ये वाला रूट है जहाँ मैंने डबल एरो किया है, वायरस ट्रैवल करके जाता है, तो ये रूट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है इस स्टेज में, शिंगलेस की स्टेज में। तो यूजुअली स्टार्ट विथ सीवियर पेन विथ स्किन और म्यूकोजा। मतलब क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर सीवियर पेन, कहाँ पर, हमारे स्किन म्यूकोजा के अंदर देखने को मिलता है। एंड रेशेस देखने को मिलते हैं। हमारे जो रेशेस होते हैं वो यूनिलेटरल होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं। कैसे रेशेस होते हैं, यूनिलेटरल और सेगमेंटेड रेशेस हमें देखने को मिलते हैं। वेरिसेला जो है उसमें रेशेस कहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि फेस पर और ट्रंक वाले एरिया में हमें ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिले। कॉमनली यहीं पर इन्फेक्शन हमें देखने को मिला। जबकि हम बात करें कि स्मॉल पॉक्स में क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स में बिल्कुल साइड वाले, जैसे कि हाथ के साइड में, पैर के नीचे साइड में, यहाँ पर कॉमनली इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है, यानी कि लीजन्स देखने को मिलते हैं। जबकि हमें वेरिसेला जो होता है उसमें सेंट्रीपिटल होता है, फेस और ट्रंक वाला जो एरिया है वहाँ पर देखने को मिलता है। यानी जोस्टर जो है जब वो रिएक्टिवेट होता है तो रिएक्टिवेशन में हमें कहाँ देखने को मिलता है, यानी कि ये यूनिलेटरल होता है, यानी कि एक साइड में। यानी कि मान लो कि हमारा पैर पर हुआ है लेकिन पैर के एक ही साइड में हमें देखने को मिलेगा। यानी कि फेस पर हुआ है तो फेस के ओनली एक ही साइड में, यानी कि पूरी की पूरी आँख ख़राब हो रही है, हमारा पूरा का पूरा आधा फेस ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। confined to the area of skin supplied by with the affected nerves। ऐसा एरिया जहाँ से सप्लाई हुआ वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मोस्ट कॉमन नर्व जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं वो ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। कौन कौन सी नर्व होती है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट होती है कॉमनली। जैसे कि हम देखते हैं कि हेड वाली, नेक वाली और ट्रंक वाली, ये क्या होती है, मोस्ट अफेक्टेड साइट होती है। ये वाली साइड जो होती है, नर्व्स होती है जो गेंगलियास होते हैं, जहाँ पर वायरस सेटल होता है, वायरस जाकर लेटेंट फेज में रहता है और फिर वहीं से जो अपनी लोकल साइट पर आता है, लोकल साइट मतलब जहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करना है, फिर से उस साइट पर आता है जहाँ पर उसको लीजन्स कॉज करने हैं। तो वो वाला जो एरिया है उसके ट्रेवल वाला वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इस तरीके से लीजन्स हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। तो कैसा होता है, पेशेंट के अंदर जो लीजन्स हैं वेरिसेला की कंडीशन में हमें फेस और ट्रंक पर मिलेंगे। अगर जोस्टर का इन्फेक्शन है यानी कि रिएक्टिवेशन हुआ है तो एक साइड में देखने को मिलेंगे, यानी कि यूनिलेटरल देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा वेरिसेला एंड जोस्टर वायरस का पैथोजेनेसिस, हमने आपको बता दिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी हमने आपको बता दिया कि क्या क्या सिम्टम्स हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। और हाँ, ये वायरस जो है इसका जो नेचुरल होस्ट होता है वो क्या होता है, नेचुरल होस्ट ओनली क्या होता है, ह्यूमन होता है। ह्यूमन क्या होता है, इसका ओनली नेचुरल होस्ट होता है। ये किसी भी एनिमल और प्लांट जो होता है उसको इन्फेक्ट नहीं करता। इसका नेचुरल होस्ट जो होता है ओनली और ओनली क्या होता है, ह्यूमन होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस कि हम किसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे। तो डायग्नोसिस के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया सिम्प्लेक्स वायरस में कि कैसे हमें सिम्प्लेक्स वायरस को डायग्नोसिस करना है, तो उसी स्टेप से हम इसको भी डायग्नोसिस करना रहता है। इसमें भी वही सेम स्टेप्स हमें यूज़ करना रहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, यानी कि स्पेसिमेन क्या लेना है वो आपको पता ही है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या करेंगे, जो स्पेसिमेन है वो जो फ्लूइड है वो ले सकते हैं, स्वैब ले सकते हैं, और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी हम कर सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी जब हम करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम स्मीयर पेपर करेंगे। स्मीयर पेपर
करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको स्टेन करेंगे, स्टेनिंग करेंगे। कॉमनली स्टेन करेंगे हम, इसमें जिम्सा स्टेन करी जाती है, राइट स्टेन यूज़ करी जाती है। स्टेन करने के बाद हमें इफ़ेक्ट को देखेंगे, जो साइटोपैथिक पैथी इफ़ेक्ट जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं साइटोपैथी इफ़ेक्ट, वो साइटोपैथी इफ़ेक्ट में हमें इसके अंदर भी जाइंट सेल हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर साइटोपैथी इफ़ेक्ट में हमें जाइंट सेल देखने को मिलेगी, यानी कि इसके अंदर क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल देखने को मिलती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और उसके बाद कॉर्डियल टाइप बी सेल हमें देखने को मिलेगी। काउटी टाइप ए सिंप्लेक्स में देखने को मिलेगा, काउटी टाइप बी जो होती है वो देखने को मिलेगा VZV की कंडीशन में, यानी कि काउटी टाइप बी हमें इसमें देखने को मिलेगी। दूसरा आता है हमारा डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होता है, इसके अंदर हम एंटीजन का भी डिटेक्शन कर सकते हैं और एंटीबॉडी का डिटेक्शन भी कर सकते हैं। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का डिटेक्शन करेंगे। एंटीजन डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इम्यूनोफ्लोरोसेंस का हम यूज़ करेंगे, यानी कि इम्यूनोफ्लोरोसेंस यानी कि लेबल्ड एंटीबॉडी, इम्यूनोफ्लोरोसेंस एंटीबॉडीज़ होती है, उसका यूज़ करके हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। वायरस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटीबॉडी की बात अगर हम करें तो एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी होती है, तो वो होती है एलाइजा टेक्निक। एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट ए से। इसमें हम आईजीएम इसके अंदर क्या करेंगे, हम आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या करना है हमें, इसको पूरा इरेज करने दो। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, आईजीएम और आईजीजी जो एंटीबॉडी होती है उसका भी डिटेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद कल्चर करेंगे। कल्चर के लिए हमें जो फ्लूइड लिया है उस फ्लूइड को हम क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे। वायरस की ग्रोथ कराते हैं हमें। उसके बाद वायरस की ग्रोथ के बाद हमें क्या करना होता है, फिर इफ़ेक्ट देखना होता है सेल पर, उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है। कल्चर के बाद लास्ट हमारा बचता है वो होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हमें क्या करना होता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हमें क्या करना होता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो VZV होता है हमारा वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है, उसका क्या करना होता है, हमें DNA जो होता है उसको डिटेक्ट करेंगे, यानी कि PCR टेक्निक हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, VZV वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है, इसके क्या करेंगे, डिटेक्ट DNA का यूज़ करेंगे। इसमें कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि ये जो मेथड होती है इस मेथड का हम यूज़ करेंगे। यही सारी मेथड हमें इसमें यूज़ करनी होती है। इसका हमें यूज़ करके हम इसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें सारे स्पेसिफिक टेस्ट लगा सकते हैं, किस टाइप का इन्फेक्शन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की ये हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। आज हमने पढ़ा चिकन पॉक्स के बारे में और सिंगलेस के बारे में। ये दोनों जो कॉज होते हैं वो कॉज होते हैं किसके कारण, ये कॉज होते हैं हमारे वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। इन दोनों में कैसी कैसी कंडीशन पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम हर्पिस विलिडे फैमिली का जो अगला वायरस है उसके साथ में। तो अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपने ये क्लास पूरी देखी है, यहाँ तक आप आए हैं, तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक करें। अगर इस क्लासेस को लेकर कोई डाउट है या कोई सजेशन देना चाहते हैं, या इस क्लास के दौरान अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ें गलत बोली हैं जहाँ पर मुझे करेक्शन करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इम्प्रूवमेंट कर सकें और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको भी कवर करवा सकें, ठीक है। और हमारे लिए भी वो सही रहेगा कि हम गलत चीज़ें जो भी हैं हम अपनी ऑडियंस तक डिलीवर ना करें। हम बिल्कुल जो भी ऑथेंटिक और सही मटेरियल है वही हम आपको डिलीवर करें। इसके लिए हमारी हेल्प हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी बेटर होगा कि हम गलत चीज़ें नहीं पढ़ें। हमें किसी भी जगह से, कहीं से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से गलत चीज़ों को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर। और क्लासेस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़वाइए। और चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्लास को पूरे अच्छे से कवर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। टाटा बाय बाय, टेक केयर टिल देन।